Assalamualaikum. Today we will discuss about Clausius-Clapeyron equation. इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले डिस्कस करेंगे Clapeyron equation. Clapeyron equation, a useful thermodynamic relation which give us important information about a system consisting of any two phases of a single substance in chemical equilibrium is the Clapeyron equation. इसको आसान वर्ड्स में हम इस तरह से समझ सकते हैं. कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कोई भी सिस्टम है. अपनी आसानी के लिए वो सिस्टम हम वाटर कंसीडर कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए. अब वो सिस्टम मुश्तमिल है कोई दो फेजेस पर. जैसे हमारे पास लिक्विड है, फेज एक है, सॉलिड फेज है दूसरी और गैस फेज है तीसरी. तो हम ये कहते हैं कि जो सिस्टम है वो मुश्तमिल है कोई सी दो फेजेस पर और वो दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है. और जब कोई टेम्परेचर या प्रेशर का फैक्टर उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करेगा तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से वापस इक्विलिब्रियम अटेन होता है या टेम्परेचर या प्रेशर का अफेक्ट क्या होता है इन दो फेजेस पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर. उसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव की गई थी जिसको क्लैपेरॉन इक्वेशन का नाम दिया गया था. इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए बात करते हैं फेज ट्रांजिशन की. फेज ट्रांजिशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन हो जाना एक फेज की दूसरी फेज में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वाटर है. वाटर जो है वो अगर एक फेज में मौजूद है जैसे लिक्विड है, लिक्विड से वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, या ऐसे भी हो सकता है कि सॉलिड है एक फेज, वो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है. यानी अगर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपर्स भी लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाते हैं. इसको मजीद समझने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और वो दो फेजेस पर मुश्तमिल है. वाटर हमारा सिस्टम है और उसकी दो फेजेस हैं, लिक्विड और वेपर, वो दोनों इक्विलिब्रियम में हैं. अब इक्विलिब्रियम पोजीशन को समझने के लिए आप सामने डायग्राम देखें, आपको नजर आ रही है कि एक कंटेनर है और उसके अंदर लिक्विड मौजूद है और वो ऊपर से बंद है. जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो इस लिक्विड के वेपर्स बनेंगे. अब इसी सेम कंटेनर में लिक्विड भी मौजूद है और वेपर्स भी मौजूद है. इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है या वो पोजीशन होती है जिस पर हम कहते हैं कि अगर एक मिनट में लिक्विड का एक मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी एक मिनट में वेपर का भी एक मॉलिक्यूल वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगा. यानी हमें देखने में लगता है कि रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता. ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि अगर एक मिनट में लिक्विड का एक मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो एट द सेम टाइम वेपर का भी एक मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएंगे. वो ये पोजीशन जो होती है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है. इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम अफेक्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर. जब भी हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब आप ये देखें सामने डायग्राम में कि जब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस लिक्विड का तो क्या होगा, ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे. अब एक दफा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. जब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है डिस्टर्ब होती है तो सिस्टम वापस कोशिश करता है अपनी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने के लिए. जैसे हम कहते हैं कि एक चीज स्टेबल मौजूद थी अपनी जगह पर, हमने उसको छेड़ा या हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया, उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट किया, तो वो सिस्टम वापस अपनी स्टेबल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा. तो अगर हम इसी सिस्टम में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि लिक्विड के ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगे. अब क्या होगा
कि अब इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हुआ, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम सिस्टम वापस पोजीशन अटेन करने की कोशिश करेगा और अगेन दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। सो जब भी हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करके इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, तो कैसे अफेक्ट होती है वो पोजीशन और सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है, इस चीज को हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जब भी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो उसमें जो फ्री एनर्जी चेंज है पूरे प्रोसेस की वो जीरो होगी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड की गिब्स फ्री एनर्जी हम कह देते हैं कि G1 है और वेपर्स की गिब्स फ्री एनर्जी G2 है। जब ये दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होंगी तो इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो गया है, तो क्या होगा कि जो एनर्जी चेंज आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी चेंज जीरो रहेगा। जब भी हम प्रेशर को या टेम्परेचर को चेंज करते हैं किसी भी सिस्टम के, तो फ्री एनर्जी चेंज जो है वो हम इक्वेशन 1 के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको सामने नजर आ रही है, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। ये वो इक्वेशन है जो हम पिछले लेक्चर में अभी जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। इस इक्वेशन के थ्रू आगे हम क्लैपेरॉन इक्वेशन ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। अपनी आसानी के लिए वो सिस्टम हम कंसीडर कर लेते हैं कि वाटर है और वो मुश्तमिल है दो फेजेस पर। वो दो फेजेस जो हैं वो वेपर और लिक्विड है। ये दोनों फेजेस जो हैं हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। आपको सामने फिगर नजर आ रही है 5.6, इसमें दो आपको डायग्राम नजर आ रही हैं। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो फिगर है उसमें एक फेज ए शो की गई है और एक फेज बी शो की गई है। ये दोनों फेजेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर टी। फेज ए सपोज कर लेते हैं कि ये लिक्विड है और फेज बी सपोज कर लेते हैं कि ये वेपर है। अब क्या है कि जो फ्री एनर्जी होगी फेज ए की वो है G1 और फेज बी की जो होगी वो G2 है। अब ये नॉर्मल सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में है, इसकी दोनों फेजेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर हम स्लाइटली चेंज करेंगे टेम्परेचर को, सिस्टम के टेम्परेचर को स्लाइटली हमने चेंज किया फ्रॉम T टू T प्लस dt, तो टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर में भी चेंज आया और प्रेशर चेंज हो गया फ्रॉम P टू P प्लस dP। और इन चेंजेस की वजह से कोरेस्पॉन्डिंग चेंज जो आया फ्री एनर्जी में ऑफ फेज ए इज dg1 एंड दैट ऑफ फेज बी इज dg2। यानी फेज ए की जो एनर्जी में चेंज आया वो है dg1 और फेज बी की जो फ्री एनर्जी में चेंज आया वो है dg2। यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहले था, हमने टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर भी चेंज हुआ, उसकी वजह से जो दोनों फेजेस थी उनकी फ्री एनर्जीज भी चेंज हो गई। जो सामने आपको नजर आ रही हैं, जो फिगर राइट हैंड साइड पर शो की गई है, वो ये बता रही है कि टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर भी चेंज हुआ और दोनों फेजेस की फ्री एनर्जीज भी चेंज हो गई। अब हमने ये बात की थी अभी पिछली स्लाइड में कि जब हम स्लाइटली टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो प्रेशर भी चेंज होता है और उसकी वजह से फ्री एनर्जी में भी चेंज आता है और उस फ्री एनर्जी चेंज को हम इक्वेशन 1 के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन 1 को हम अप्लाई करते हैं अपनी दो अबव फेजेस पर, तो हम उसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, ये आप सामने देख सकते हैं। dg1 is equal to v1 dp minus s1 dt, dg2 is equal to v2 dp minus s2 dt। यहाँ पर जो v1 है वो मोलर वॉल्यूम है सब्सटेंस का इन द फेज ए और v2 मोलर वॉल्यूम है सब्सटेंस का इन फेज बी। s1 जो है ये मोलर एंट्रोपी है फेज ए में और s2 मोलर एंट्रोपी है फेज बी में। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि जब दो फेजेस इक्विलिब्रियम में होती हैं तो उनमें जो फ्री एनर्जी चेंज है वो जीरो के इक्वल होता है, यानी उनमें जो एनर्जी होती है फ्री एनर्जी दोनों फेजेस की वो इक्वल होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट के उनमें जो फ्री एनर्जी चेंज है
वो 0 के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल फेज ए जो है इक्विलिब्रियम में है फेज बी के साथ, देन वी कैन से जो चेंज है उनकी फ्री एनर्जीज में वो 0 के इक्वल है। इसको शो किया गया है, डी जी को हम लिख सकते हैं G2 माइनस G1। यहाँ G2 फ्री एनर्जी है फेज बी की और G1 फ्री एनर्जी है फेज ए की। इन दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल है। यहाँ आप सामने साइड पर भी देख सकते हैं फिगर में कि इन दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल है, तो G1 G2 के इक्वल है। इट मीन दैट फ्री एनर्जी फेज ए की और फ्री एनर्जी फेज बी की इक्वल है। और जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया बाय टर्म dt और प्रेशर चेंज हुआ बाय टर्म dp, देन क्या हुआ कि जो फ्री एनर्जीज जो हैं वो चेंज हुई, वो जो चेंज हुई हुई फ्री एनर्जीज थी, अब पहले जो थी वो फ्री एनर्जी फेजेस की वो G1 और G2 थी, लेकिन जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुआ तो फ्री एनर्जीज भी चेंज हुई। फ्री एनर्जीज चेंज हुई, लेकिन क्या हुआ कि हमने जब सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया, उसका जो है वो उसको स्टेबिलिटी से हटाया, तो सिस्टम वापस अब अपनी स्टेबिलिटी रीगेन करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करेगा। सो जब दोबारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाएगा तो अगेन क्या होगा, दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। जब दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में आएंगी तो वो जो चेंज हुई हुई फ्री एनर्जीज थी दोनों फेजेस की, अगेन उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। हम सिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट तो करते हैं, वक्ती तौर पर सिस्टम जो है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन अफेक्ट जरूर होती है, लेकिन क्या होता है कि सिस्टम वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेता है। और अगेन इसमें हम कहेंगे कि जब दोबारा फेज ए और फेज बी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी तो दोनों में जो फ्री एनर्जी चेंज था उन दोनों का डिफरेंस अगेन 0 के इक्वल होगा। सो ये आप सामने देख सकते हैं फिगर में, देखें G2 प्लस DG2 माइनस G1 प्लस DG1 जो है ये 0 के इक्वल है। अगर इसको खोल के लिखा जाए सो G2 प्लस DG2 माइनस G1 माइनस DG1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्योंकि ऊपर हमने कहा कि G1 G2 के इक्वल है, क्योंकि दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है, तो G2 की जगह G1 पुट कर दिया और G1 G1 से कैंसिल हो गया। सो वी गेट DG2 माइनस DG1 इज इक्वल टू 0। और वी कैन आल्सो से दैट DG2 इज इक्वल टू DG1, जिसको इक्वेशन 4 से सामने रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ पर DG1 और DG2 की जो वैल्यूज हैं ये अभी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 आप सामने देख सकते हैं, इक्वेशन 3 भी देख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस जो हैं उनमें से हम DG1 और DG2 की वैल्यूज इक्वेशन 4 में पुट करेंगे और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। अब यहाँ पर देखें V2 dp माइनस S2 dp इज इक्वल टू V1 dp माइनस S1 dt। तो क्या होगा कि dp को अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि V2 dp जो है ये इधर ही रहे, यानी कि वॉल्यूम वाली टर्म्स को एक साइड पर कर लेंगे और इंट्रोपी यानी कि S वाली टर्म्स को एक साइड पर कर लेते हैं। ठीक है, ये आप सामने देख सकते हैं फिगर में। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि थोड़ा सा इन इक्वेशंस को रीअरेंज किया है, देन और dp को कॉमन ले लिया है। सो V2 माइनस V1 dp इज इक्वल टू S2 माइनस S1 dt। V2 माइनस V1 को हम डेल्टा V के इक्वल भी कह सकते हैं, इसी तरह S2 माइनस S1 को डेल्टा S के इक्वल कह सकते हैं। यानी कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरह से इनिशियल और फाइनल इंट्रोपी में जो डिफरेंस है इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंट्रोपी, जिसको डेल्टा से शो किया गया। डेल्टा टर्म चेंज को शो करती है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एस डी टी। सो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगेन इसको रीअरेंज करेंगे। डेल्टा वी लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से डी टी राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमें इक्वेशन 5 मिलेगी। इक्वेशन 5 में बेसिकली आप देख सकते हैं कि
ये शो कर रही है, इक्वेशन 5 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो शो कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर पर क्या अफेक्ट हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dp by dt. dp by dt is equal to delta s by delta v. So delta S is molar entropy change when phase A changes into phase B. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी सिस्टम एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम जो था वो क्या था, वाटर जो है वो फेज उसकी लिक्विड से वो जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यानी कि जब एक फेज से सिस्टम दूसरी फेज में जाएगा तो एंट्रोपी चेंज होगी। उस एंट्रोपी चेंज को हमने डेल्टा एस से शो किया है। और अगर ये चेंज जो है वो टेम्परेचर T पर होता है देन वी कैन से डेल्टा एस इज इक्वल टू Q बाय T. So this is the numerical definition of entropy, that change in entropy is the ratio of heat absorbed and absolute temperature. के कितनी हीट चाहिए होती है सिस्टम को एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट होने के लिए। अब इक्वेशन 6 में देखें कि हमने Q को रिप्लेस किया है डेल्टा H से। डेल्टा H क्या है? डेल्टा H इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपको सामने साइड पर नजर आ रही होगी इसकी डेफिनेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमने जो अपना सिस्टम कंसीडर किया है वो हमने 1 मोल किया है। हमने ये कहा कि 1 मोल ऑफ लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ वेपर में। उस 1 मोल ऑफ लिक्विड को 1 मोल ऑफ वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए होती है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी वजह से हमने जो Q हीट एब्जॉर्ब था उसको रिप्लेस कर दिया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से, कि हमें इतनी हीट चाहिए होती है 1 मोल ऑफ लिक्विड को 1 मोल ऑफ वेपर और 1 मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस टेम्परेचर T ये वो है जिस पर ये चेंज हो रहा है इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, यानी टेम्परेचर T ये वो टेम्परेचर है जिस पर सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, यानी जब सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तभी तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। सो टेम्परेचर T बेसिकली इज एसोसिएटेड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस एंड डेल्टा H इज लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ हम पुट कर देंगे यहाँ पर डेल्टा एस की जो वैल्यू है इक्वेशन 6 से वो हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, देन वी गेट इक्वेशन नंबर 7। और ये किस तरह से पुट की गई है ये आप साइड पर देख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन 7 टेल्स अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर with respect to temperature in terms of heat of transformation, temperature of change of phase T and change of volume delta V। यानी इक्वेशन 7 बेसिकली जो है ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है और इसमें हमने ये देखा कि जब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो प्रेशर पर क्या अफेक्ट हुआ। इक्वेशन नंबर 7 की जो लेफ्ट हैंड साइड है dp by dt ये शो कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, के टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर पर क्या अफेक्ट हुआ और वॉल्यूम पर क्या अफेक्ट हुआ और वो कौन सा टेम्परेचर था जिस पर जो है वो सिस्टम एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट हुआ। So this equation was first of all derived by Clapeyron in 1934. That's why it is called Clapeyron equation. So ये मैथमेटिकली जो है एक्सप्रेस किया गया था इक्वेशन 7 के थ्रू कि जब भी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो और हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें तो टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर कैसे चेंज होता है और सिस्टम वापस दोबारा इक्विलिब्रियम रिगेन कैसे करता है और वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होता है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्लॉसियस ने न्यू इक्वेशन दी जिसको नाम दिया गया क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बेसिकली इसके जो है वो पर्पस डिफरेंट थे। सबसे पहले क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू हम वेपर प्रेशर डिटरमिन कर सकते हैं
किसी भी सब्सटेंस का एट एनी टेम्परेचर। एक अदर पर्पस भी है इसका कि अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमें वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का नोन हो और हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा वो हम डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन अगर हमें इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नोन हो तो, और हीट ऑफ वेपराइजेशन नोन हो। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर को समझने के लिए आप सामने डायग्राम देखें। हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास लिक्विड है एक कंटेनर में, उस लिक्विड को हमने हीट दी, वो कन्वर्ट हुआ वेपर्स में, और कुछ टाइम के बाद लिक्विड और वेपर्स जो हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे जब दोनों फेजेस जो थी वो इक्विलिब्रियम में आई। ठीक है, तो इस वक्त अब क्या होगा कि जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड पर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में थी, तो उस वक्त वेपर्स ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज्यादा वो लिक्विड की वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स वेपर प्रेशर को हम कह सकते हैं कि ये किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी है कि वो कितनी तेजी से गैस में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। वेपर प्रेशर हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे वेपर में, जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड की वॉल पर। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की टेंडेंसी वेपर में कन्वर्ट होने की भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और वो टेम्परेचर जिस पर हमारे जो वेपर प्रेशर है हमारे सब्सटेंस का वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या है कि जब हमारे सिस्टम का वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पर हमारे सिस्टम का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, बॉयल करने लग जाता है। वो बॉइलिंग पॉइंट होता है सिस्टम का। जैसे हमारा सिस्टम लिक्विड है तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त हमारा लिक्विड बॉयल करेगा, और वो जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर ये प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बेसिकली ये एक्सप्रेस करती है टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप जब हमारी दो फेजेस कोई सी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम में होती हैं और हम एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो वो इफेक्ट देखने के लिए भी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो बेसिकली ड्राइव की गई थी। डेरिवेशन ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारा एक सिस्टम है जिसकी दो फेजेस हैं। कंसीडर 1 मोल ऑफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद 1 मोल ऑफ वेपर ऑफ द सेम लिक्विड। जो आप सामने देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारा सिस्टम जो है वाटर है उसकी दो फेजेस हैं, लिक्विड एंड वेपर्स, और वो दोनों इक्विलिब्रियम में है। और जब वो इक्विलिब्रियम में उस वक्त हम क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं, dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी डेल्टा वी। ये क्लैपेरॉन इक्वेशन अभी हमने ड्राइव की है, ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसी क्लैपेरॉन इक्वेशन में थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो इक्वेशन 10 आप सामने देखें, dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी। डेल्टा एच वी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को शो कर रहा है, TB एंड VV माइनस VL। ठीक है, इस इक्वेशन में जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। TB जो है इक्वेशन 10 में वो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, VL जो है ये मोलर वॉल्यूम है लिक्विड का, VV मोलर वॉल्यूम है वेपर का, और डेल्टा HV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप अगेन सामने देख लें, ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। सो चेंज इन वॉल्यूम को हम बेसिकली VV माइनस VL भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहली फेज हमारी लिक्विड थी
इनिशियल फेज लिक्विड थी और फाइनल फेज जो थी वो वेपर थी। सो जब हम फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करते हैं देन वी गेट चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी। सो वी कैन आल्सो से दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू वी वी माइनस वी एल। सो इस इक्वेशन 10 में जो है वो हमारे पास दो वॉल्यूम शो किए गए हैं, मोलर वॉल्यूम वी एंड वी वी मोलर वॉल्यूम है वेपर्स का और एल मोलर वॉल्यूम है लिक्विड का। अब इस इक्वेशन 10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि 1 मोल ऑफ वेपर्स की निस्बत 1 मोल ऑफ लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बहुत स्मॉल है। ये आपको पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम गैस की निस्बत जो है वो कम होता है। सो इफ वी से 1 मोल ऑफ लिक्विड एंड 1 मोल ऑफ वेपर और उनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करें तो 1 मोल ऑफ लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वेपर्स। सो हम डिनोमिनेटर में इक्वेशन 10 के जो VL है उसको निग्लेक्ट कर देंगे और इग्नोर कर देंगे। इन अदर वर्ड्स सो वी गेट dp by dt इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर VVT। यहाँ से जो T है वो एज इट इज आ गया, VL को हमने निग्लेक्ट कर दिया। T इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो वेपर्स हैं लिक्विड के ये बिहेव कर रहे हैं लाइक एन आइडियल गैस, क्योंकि वेपर भी तो एक गैस फेज है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वेपर बिहेव करते हैं लाइक एन आइडियल गैस। जनरल गैस इक्वेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, PV इज इक्वल टू nRT। चूंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल के लिए n जो है वो 1 के इक्वल है। सो PV इज इक्वल टू RT और V को हमने यहाँ VV शो किया है दैट इज एसोसिएटेड विद वॉल्यूम ऑफ वेपर्स। सो VV को हम सेपरेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू ले लेंगे। सो वी गेट VV इज इक्वल टू RT बाय P। यहाँ से VV की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 11 में हम पुट कर देंगे। देन वी गेट dP बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर RT स्क्वायर P। सो ये किस तरह सिंप्लीफाई हुआ है ये साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो जो P है राइट हैंड साइड पर इक्वेशन के वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी इस इक्वेशन की हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे इक्वेशन 12 से रिप्रेजेंट किया गया है। 1 ओवर P dP बाय dt को हम लिख सकते हैं d ओवर dt नेचुरल लॉग P। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है अबव इक्वेशन की उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे इक्वेशन 12 में लिखा गया है और उसकी राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। इक्वेशन 12 जो है जो आप सामने साइड पर देख भी सकते हैं दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। यानी कि इक्वेशन 12 जो है इसकी हमें जो ये इक्वेशन 12 हमें बता रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर पर क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन क्लॉसियस ने ड्राइव की थी और उसने डिटेल स्टडी क्लैपेरॉन इक्वेशन की करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो इक्वेशन दी दैट इज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को मजीद हम इंटीग्रेट करते हैं। सो इक्वेशन 12 आप सामने देख रहे हैं। इक्वेशन 12 को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। इक्वेशन 12 में जो dt है वो लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी गेट d नेचुरल लॉग p इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर r इंटू dt बाई टी स्क्वेयर। सो हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लिए हम अगेन लिमिट्स पुट करेंगे। हम ये कहते हैं कि हमने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज हुआ फ्रॉम T1 टू T2। सो एज अ रिजल्ट प्रेशर भी चेंज हो गया फ्रॉम P1 टू P2। सो लिमिट लगाते हैं और इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। सो इंटीग्रेटेड साइन लिमिट P1 P2 d नेचुरल लॉग ऑफ P इज इक्वल टू डेल्टा HV बाय R। डेल्टा HV बाय R को हम इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं इसलिए क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट है। सो अगेन इंटीग्रेशन साइन T1 T2 dt बाय टी स्क्वायर है। सो यहाँ पर जो d नेचुरल लॉग ऑफ P है अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें देन वी गेट
नेचुरल लॉग ऑफ पी, और अगर हम इंटीग्रेट करें dt बाय टी स्क्वायर को तो वी गेट -1/t। सो डी नेचुरल लॉग ऑफ पी को तो सिंपली इंटीग्रेट करते हैं, ये सिंपल फार्मूला है, और हमें मिलता है नेचुरल लॉग ऑफ पी, जो कि आप नीचे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं। लेकिन dt ओवर टी स्क्वायर को हमने कैसे इंटीग्रेट किया ये आप सामने देख सकते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, वेरिएबल के ऊपर अगर पावर मौजूद हो तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x इंटीग्रेशन x एंड dx। जब हम इसको इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे देन x n+1 ओवर n+1 है। सो इसी तरह dt बाय टी स्क्वायर है, यानी t की पावर जो है यानी यहाँ पर n2 के इक्वल है। तो हमने t जो है डिनोमिनेटर में है, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर इस पर अगर हम इसको इंटीग्रेशन के साइन से हटाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सो t -2+1 ओवर -2+1, और लिमिट्स एज इट इज आ जाएंगी। t की पावर -1 ओवर -1, लिमिट्स एज इट इज -1/t, t1 t2 आ गया। सो यहाँ पर आप सामने देखें कि हमने बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू इसको इंटीग्रेट किया एंड वी गेट -1/t, और लिमिट्स जो हैं वो अभी हमने पुट नहीं की, लोअर लिमिट t1 है और अपर लिमिट t2 है। सो लिमिट्स को पुट करते हैं, सब पहले अपर लिमिट पुट की, सो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, अपर लिमिट पुट की नेचुरल लॉग p2, फिर माइनस का साइन, देन लोअर लिमिट पुट की नेचुरल लॉग ऑफ p1, सो डेल्टा hv बाय r एज इट इज आ गया। अगेन इसमें हमने क्या किया कि पहले हम पुट कर रहे हैं अपर लिमिट -1/t2 प्लस माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 1/t1। सो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से लिमिट को पुट करके ये थोड़ा सा रीअरेंज हुआ है। सो इस इक्वेशन का जब हम एलसीएम लेंगे देन वी गेट इक्वेशन 13। सो दिस इज द Clausius-Clapeyron equation, and with the help of this equation we can find out the heat of vaporization if we know the two vapor pressures at two temperatures of the liquid। यहाँ पर P1 वेपर प्रेशर 1 है और P2 वेपर प्रेशर 2 है। T1 टेम्परेचर 1 है और T2 जो है वो सेकंड टेम्परेचर है। तो इसके थ्रू हम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। लेकिन अगर हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पता हो और वेपर प्रेशर 1 और टेम्परेचर 1 भी पता हो, 2 भी पता हो, तो हम वेपर प्रेशर 2 यानी P2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एप्लीकेशंस की बात करते हैं आप। एप्लीकेशंस ऑफ Clausius-Clapeyron इक्वेशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ब्रीफली। Clausius-Clapeyron इक्वेशन के थ्रू हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें दो वेपर प्रेशर और दो टेम्परेचर्स पता हो। इसी तरह से अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पता हो, दो टेम्परेचर्स भी पता हो और एक वेपर प्रेशर पता हो, तो हम जो है वो सेकंड वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके थ्रू हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जैसी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आप लोग को मजीद समझ आ जाएगी कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं और